नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटे बहू ने रचा अपनी सास की मौत का षड्यंत्र। विदेश लौटी डॉक्टर पोती से अचानक टकराई एक बुजुर्ग महिला। जब उसका चेहरा देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि वह तो उसकी विदेश से लौटी पोती को पता चला कि कोरोना में बीमारी के कारण उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। उसके माँ बाप ने उसे यह खबर फ़ोन पर ही दी, और क्योंकि उस समय वह देश के बाहर थी और कोरोना के कारण आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए वह अपने घर पर ही रह रही थी। और जब हर जगह सब कुछ साधन बंद कर दिए गए तो उस समय पर वह अपने घर भी नहीं आ सकती थी। दरअसल रेशमा अपनी दादी माँ विमला जी को बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही जब भी वह गांव अपनी दादी माँ के पास जाती तो हमेशा उन्हीं के पास रहती और उन्हीं के पास सोया करती। खाना पीना उसका सब अपनी दादी के पास ही हुआ करता। पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार वह अपनी दादी को ही करती थी। गांव में रेशमा के चाचा चाची के साथ उसकी दादी और उसके दादाजी दोनों रहा करते थे। लेकिन एक दिन उसके चाचा चाची किसी काम से शहर आए थे और दादी को वे लोग घर पर छोड़ कर गए थे। जब वे लोग वापस घर लौट रहे थे तो एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और उस हादसे में रेशमा के चाचा चाची की मौत हो गई। जब से उसके चाचा चाची इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब से रेशमा की दादी बिल्कुल अकेली हो गई थी। यही कोई 2 साल पहले की बात है, जब रेशमा के चाचा चाची की मौत हुई थी तो रेशमा के मम्मी पापा और रेशमा तीनों गांव में अपनी दादी के पास पहुँचे और बड़ा भाई होने के नाते उसके चाचा चाची का सभी क्रियाकर्म रेशमा के पापा ने ही किया। अब गांव में उसकी दादी का कोई सहारा नहीं था, तो वह किसके सहारे रहती। अब वह बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसीलिए उनके गांव वाले सभी जानकारों ने उसके मम्मी पापा को कहा कि तुम्हारी माँ गांव में अकेली नहीं रहेंगी, और वैसे भी यह सब ज़मीन जायदाद सब कुछ अब अकेले तुम्हारा ही है, तो इसीलिए इस सब की देखभाल करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। तो क्यों ना तुम अपनी माँ को अपने साथ ही ले जाओ। रेशमा भी इस बात पर खुश होती हुई बोली, हाँ पापा, हम दादी को अपने साथ ही लेकर चलते हैं ना। और वैसे भी यहाँ दादी का ख्याल रखने वाला कौन है। दादी हमारे साथ रहेंगी तो हम सब उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। उस समय रेशमा 11वीं कक्षा के पेपर दे चुकी थी। उसका रिजल्ट आया और पिछले साल ही रेशमा ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। जब तक रेशमा अपने घर पर थी तब तक उसी ने अपनी दादी माँ का पूरा ख्याल रखा, उनके खाने पीने का और उनकी अन्य किसी भी ज़रूरत का ध्यान रखा। रेशमा खुद रखती थी उनका ध्यान। वह हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती कि उसकी दादी माँ को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। रेशमा की दादी भी अपनी पोती से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा उसे अच्छी बातें बताती रहतीं। रेशमा वैसे भी बहुत हद तक अपनी दादी पर ही गई थी। उसे लोगों से बहुत लगाव रहता था। अनजान लोगों की भी वह मदद कर दिया करती थी, और इसी कारण से रेशमा की माँ ने कई बार उसे बहुत डांट लगाई थी। अब क्योंकि रेशमा को डॉक्टरी लाइन में शुरू से ही इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने अपने माता पिता को कह रखा था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर ही बनेगी, और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए ही उसने विदेश जाने का निश्चय किया था। पैसे धेले की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि रेशमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और अब उसके चाचा चाची भी नहीं रहे थे, तो उसके माता पिता की जितनी भी ज़मीन जायदाद थी, जितना भी पैसा रुपया था, सब उसी के लिए तो था।
ऐसे में जब उसने पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने की बात कही तो रेशमा के पिता राजवीर ने उसे मना नहीं किया, बल्कि उसे कहा कि वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करे और जल्द ही वह बड़ी डॉक्टर बनकर आए, अपने देश में आकर अपना नाम कमाए और खूब सारा पैसा भी कमाए। तब रेशमा ने अपने पिता को कहा था कि पापा, मैं तो डॉक्टरी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह ढंग से अपना इलाज करा सके, पर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकूं और मेरी डॉक्टरी सीखने का केवल एक यही उद्देश्य है। तब उसके पिता ने हंसते हुए कहा कि पहले एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना। और वैसे भी बेटा, डॉक्टर बनने के बाद कम से कम अपनी फीस तो लोगी ना उनसे, या फिर गरीबी में वैसे ही गलियों में घूमती रहोगी। अपनी कदर करवाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए इंसान को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है। इतना सॉफ्ट हार्टेड बनने से काम नहीं चलता जितनी तुम हो। इस हिसाब से तो तुम डॉक्टर कैसे ही बन पाओगी। तब वह बोली, पापा, मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। मैं ऐसी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ कि मैं मरीज का इलाज भी ना कर सकूँ या खून देखते ही मुझे चक्कर आ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। बस मैं बिना वक्त, बिना किसी कारण किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं जी जान लगाकर भी जितना मुझसे बन पड़े उतना करके किसी भी इंसान की जान बचा सकूं। बस इतना सा उद्देश्य है मेरा। अब आप और माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहूं। तब राजवीर ने और उसकी पत्नी रोमा ने उसे खुशी खुशी विदा कर दिया और तब से वह विदेश में ही रह रही है। अभी उसकी 1 साल की ही पढ़ाई पूरी हुई थी कि अब फ़ोन पर उसे पता चला कि उसकी दादी को कोरोना हो गया है और इसके कारण उसकी दादी की मौत हो गई है। फ़ोन पर यह खबर सुनकर रेशमा तो बिल्कुल टूट ही गई थी। उसे अपनी दादी के मरने का बहुत दुख हुआ। फ़ोन पर यह खबर सुनने के बाद वह तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वह तो अच्छा था कि उसके पास उसकी कुछ अच्छी सहेलियां थीं जिन्होंने उस बुरे समय में उसे संभाल लिया था, उसके मुश्किल समय में उसका साथ दिया। और आखिरकार वक्त के साथ साथ रेशमा ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं है और अब वह चाहकर भी अपनी दादी से नहीं मिल पाएगी। इस बात को सोच सोच कर वह बहुत दुखी थी कि वह चाहकर भी अपनी दादी को देख नहीं पाएगी, कभी उनकी गोदी में सिर रखकर लेट नहीं पाएगी। वह इन सब बातों को सोच सोच कर बहुत दुखी थी, लेकिन सच को बदला नहीं जा सकता। अतः उसने सच को स्वीकार कर लिया और अभी अपनी पढ़ाई में वे मन लगाने लगी ताकि फिर से कोई अपने किसी खास इंसान को ना खोए। उससे जितना बन पड़े वह लोगों की मदद करे। और देखते ही देखते समय निकलता रहा और जैसे ही समय पूरा हुआ, समय के साथ साथ रेशमा की पढ़ाई भी पूरी हुई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने देश वापस आई और अपने घर पर आकर वह अपनी मम्मी पापा से गले मिलकर बहुत रोई, क्योंकि वह घर पर आते ही अपनी दादी को सबसे पहले देखना चाहती थी। लेकिन अब इस घर में उसकी दादी ही नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी दादी उसकी कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होंगी, लेकिन अब उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए उसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली उसकी दादी ही नहीं थी। यह सब सोच सोच कर वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब उसके पिता राजवीर और रोमा दोनों ने उसे चुप कराया और उसे उसके कमरे में ले जाकर बिठाया। जैसे तैसे उन दोनों ने उसे शांत किया और कहा कि बेटा, तुम्हारी दादी जो चाहती थी तुम वह पूरा करो।
वो चाहती थी कि तुम लोगों की जान बचाओ और तुम शहर की सबसे नामी डॉक्टर बनो। तो तुम अपनी दादी का सपना पूरा करने की सोचो। उनका सपना तो अभी भी तुम्हारे साथ है ना। ऐसी सब बातें कहकर उन्होंने उसे हिम्मत दी और शहर की एक बड़ी डॉक्टर बनने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। इन सब बातों को सुनकर सच में रेशमा को बहुत हिम्मत मिली और उसने यह निश्चय किया कि अब वह अपनी दादी का सपना पूरा करेगी और इस शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। रेशमा ने अपने माँ बाप से कहा कि माँ, मैं कल से ही अपने शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल को ज्वाइन करूँगी और वैसे भी मैंने वहाँ अब्रॉड में भी बहुत टाइम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की है। उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जाते ही मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा और यदि वे लोग कोई प्रैक्टिकल भी करवाते हैं तो मैं सब कुछ कर लूँगी। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब मैं कल सुबह ही उस अस्पताल में इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी। यह सब सोचकर रेशमा रात को तो सो गई कि कल सुबह उठकर अपनी दादी का सपना पूरा करने के लिए वह जी जान लगा देगी और इसकी शुरुआत होगी अस्पताल में ज्वाइनिंग करने से। पर इसीलिए वह निकल पड़ी अगले ही दिन अपनी दादी के और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए। आने से पहले ही उसने जानकारी निकाल ली थी और वहाँ उसने अपना इंटरव्यू भी फिक्स करा दिया था। अब वह इंटरव्यू देने के लिए जल्दी से जब अस्पताल के डायरेक्टर के पास पहुंची तो डायरेक्टर ने उसका इंटरव्यू लिया तो वह रेशमा से बहुत खुश हुआ क्योंकि डायरेक्टर ने रेशमा से जितने भी सवाल पूछे थे उसने हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक और सही उत्तर दिया था। अब इसके बाद डायरेक्टर ने कहा कि हमने तुमसे यहाँ पर अभी थ्योरेटिकल तो सारी चीज़ें पूछ ली हैं, बाकी मेन बात तो प्रैक्टिकल की है ना कि क्या होता है क्या नहीं। चलो अब तुम्हारा प्रैक्टिकल अरेंज कराते हैं। आई होप कि तुम्हें फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि रेशमा को सभी चीज़ें आती थीं तो उसने डायरेक्टर से कहा कि हाँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहें प्रैक्टिकल करा सकते हैं। क्योंकि रेशमा को हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर अपॉइंट किया जाना था तो उसे सभी चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी होना तो चाहिए ही था क्योंकि अस्पताल में कब कौन सा पेशेंट आ जाए यह नहीं पता। स्पेशलिस्ट कोई किसी चीज़ का होता है, लेकिन शुरुआत में रेशमा को सभी टेस्ट क्लियर करने थे। उसके बाद रेशमा ने प्रैक्टिकल के लिए जब हामी भर दी तो वे लोग प्रैक्टिकल करने के लिए वार्ड की ओर चल दिए जहां पर रेशमा को सीधा पेशेंट पर प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया। पास में ही अस्पताल के डायरेक्टर खड़े हुए थे। रेशमा को थोड़ा अजीब लगा कि सर, आप मुझे डायरेक्ट ही, बस रेशमा ने इतना कहा और डायरेक्टर बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तब रेशमा बोली, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं अभी कर देती हूँ। तब डायरेक्टर ने रेशमा से प्रैक्टिकल कराया और रेशमा ने प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से पास कर लिया और पहली बार में ही रेशमा की जॉब फाइनल हो गई और अगले ही दिन से रेशमा ने अस्पताल में ज्वाइनिंग कर ली। अब नए नए अस्पताल में नए नए लोगों से मिलने के बाद रेशमा बहुत खुश थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अपनी दादी के सपने को पूरा करने की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी थी। अब वह रोज़ हॉस्पिटल में जाती और नए नए पेशेंट से मिलती। एक दिन एक कैंप की वजह से उसे अपने हॉस्पिटल के बाहर जाना था। दरअसल वह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, तो शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते वहाँ का डायरेक्टर अपने हॉस्पिटल के बारे में प्रचार प्रसार हेतु अपने डॉक्टर्स को आसपास के शहरों में, आसपास के गांवों में भेजता रहता था। और फिर क्योंकि वह बहुत बड़ा हॉस्पिटल था
तो थोड़ा बहुत समाज सेवा का कार्य भी वे लोग कर लिया करते थे, जिसके लिए आसपास के गांव में छोटी मोटी कैंपिंग करके वहाँ के लोगों को मुफ्त में कुछ दवाइयाँ भी दे दिया करते थे। डॉक्टर से उनके चेकअप हो जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार हॉस्पिटल की तरफ से पास ही के एक शहर में एक चौराहे के पास में कैंप लगाया गया था, जहाँ गरीबों की मदद के इरादे से मुफ्त में दवाइयाँ बांटने के लिए ला कर के रखी गई थीं। और साथ ही रेशमा की तरह और भी कई डॉक्टर वहाँ पर बैठे थे, जो उन गरीबों का, उन मरीजों की जांच करने आए थे, उन्हें दवाइयाँ आदि लिख कर देने आए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ती रही। रेशमा के जैसे ही 3 से 4 डॉक्टर वहाँ पर और बैठे हुए थे। रेशमा को अपनी सीनियर डॉक्टर्स के साथ भेजा गया था, क्योंकि रेशमा अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसका इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट भी था, इसीलिए उसे भेज दिया गया था। अब कैंपिंग के समय पर बहुत सारे मरीज़ और बहुत सारे डॉक्टर थे, तो चारों डॉक्टर के सामने 4 लाइनों में मरीज एक एक करके उन्हें दिखाने के लिए जा रहे थे। तभी रेशमा की नज़र अपने पास वाली डॉक्टर के सामने खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो कि अभी कुछ समय पहले तक रेशमा को ही देख रही थी। लेकिन जैसे ही रेशमा ने उसे देखा, उस औरत ने अपनी नज़रें चुरा लीं और अपनी पल्लू से अपना मुंह ढककर खड़ी रही। वह बूढ़ी औरत अपना मुंह छिपा रही थी, लेकिन रेशमा को थोड़ा अजीब लगा। रेशमा ने जानना चाहा कि आखिर यह बूढ़ी औरत है कौन और यह मुझे अभी तक ऐसे क्यों देख रही थी। रेशमा को अब इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह बूढ़ी औरत आखिर है कौन और वह उसे ऐसे देख क्यों रही है। रेशमा तो खुद ही इस असमंजस में थी कि वह औरत है कौन और अचानक से उसे देखकर उसने अपना मुंह क्यों फेर लिया। कुछ देर तो यह बात उसे समझ नहीं आई। फिर वह औरत दवाई लेकर जाने लगी, तब भी वह बार बार मुड़कर उसे ही देख रही थी। जब वह बुजुर्ग औरत डॉक्टर से दवाइयाँ ले रही थी, तो गौर करके रेशमा ने उसकी आवाज़ सुनी। रेशमा को समझ नहीं आया, लेकिन उसे वह आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी लगी, जैसे उसके किसी करीबी इंसान की आवाज़ थी। लेकिन रेशमा को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह तो बहुत कमज़ोर है और बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन जब वह बूढ़ी औरत उस डॉक्टर से दवा ले रही थी, तब उसने उस डॉक्टर को बिटिया कहा। डॉक्टर ने जब उसे दवाइयाँ दी थीं, तो वह बूढ़ी औरत बोली, धन्यवाद बिटिया, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यह बात सुनकर तो रेशमा चौंक गई, क्योंकि यह सब बातें उसकी दादी बोला करती थीं और इसीलिए रेशमा अपनी दादी से जब भी मिलती तभी कहती कि दादी आप मुझे अच्छे से आशीर्वाद दिया करो, जब आप यह सब बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब रेशमा ने यह सब बातें सुनी तो उसके कानों में अपनी दादी की आवाज़ गूंजने लगी थी कि रेशमा ने अपनी दादी को आवाज़ दी। पीछे से उसने अपनी दादी को आवाज़ दी। वह बोली, दादी माँ। रेशमा के इतना कहते ही वह औरत पीछे मुड़कर देखने लगी। यह देखकर रेशमा को बहुत अजीब लगा। रेशमा ने उस बुजुर्ग औरत की नज़रों में नज़रें डालकर देखा और उससे पूछने लगी, आप अपने मुंह से अपना कपड़ा हटाइए, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। तब वह बूढ़ी औरत वहाँ से चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेशमा ने तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हुए उन्हें रोक लिया और बोली, क्या आप बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? और फिर जब मैं आपको देखती हूँ तो आप नज़रें चुराकर भागने लगती हैं। इधर देखिए मेरी तरफ, और आप अपना मुंह क्यों छिपा रही हैं? मुझे अपना चेहरा दिखाइए, दिखाइए मुझे अपना चेहरा। लगभग ज़बरदस्ती करते हुए उसने उस बुजुर्ग औरत का चेहरा उघाड़ दिया और जैसे ही
रेशमा ने बूढ़ी औरत का चेहरा देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। अपनी दादी को इस हालत में देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच में उसकी दादी हैं। रेशमा ने अपनी दादी को देखकर कहा कि क्या आप ही सचमुच मेरी दादी ही हैं? तब अपनी पोती को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए और रोते हुए उसकी दादी ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरी दादी ही हूँ। तो यह सुनकर रेशमा ने अपनी दादी से कहा कि नहीं, अगर आप मेरी दादी हैं तो क्यों इतने दिन आप हम सबसे दूर रहीं और आप अचानक से आज मेरी आंखों के सामने आ गईं। आपका तो कोरोना में, मेरा मतलब है आपको तो कोरोना की बीमारी हो गई थी ना दादी माँ, फिर आप यहाँ कैसे? आश्चर्य से रेशमा ने पूछा। रेशमा अपनी दादी को इतने समय बाद अपने सामने देखकर बहुत भावुक हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी दादी को गले लगाकर रोने लगी और उनसे लगातार पूछने लगी कि दादी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थीं? क्या आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आई? आखिर हमारे साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी, रेशमा अपनी दादी से यह सब बातें कहे जा रही थी। फिर तभी रेशमा ने अपने आसपास का माहौल देखते हुए कहा कि सर, आप प्लीज़ हॉस्पिटल से किसी और को बुला लीजिए या फिर मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। मेरा इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप एक काम कीजिए सर, अभी के लिए आप हॉस्पिटल से किसी को बुला लीजिए या फिर मैं ही किसी को बुला लेती हूँ, अगर आप कहें तो। उसके सर ने कहा कि ठीक है, तुम कॉल करके किसी को बुला लो। रेशमा ने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया और वहाँ आने को कहा। फिर रेशमा वहाँ से अपनी दादी को लेकर चली गई और पास ही के पार्क में बैठकर वह उनसे बातें करने लगी और बोली कि दादी, आप अचानक कहाँ चली गई थीं? आप जानती भी हैं हमने आपको कितना मिस किया। रेशमा अभी भी लगातार रोए जा रही थी तो उसकी दादी ने उसे चुप कराया और उसे समझाने लगी कि बेटा रो मत, अब तो मैं तेरे पास हूँ ना, फिर अब रोने की क्या बात है। तो रेशमा अब अपनी दादी से सच जानने के लिए बार बार पूछे जा रही थी कि दादी बताइए ना, पापा मम्मी ने मुझे बताया है कि आपको कोरोना हो गया था और कोरोना में वे लोग आपको नहीं बचा पाए, और फ़ोन पर यह बात सुनकर आप जानती भी हैं कि मुझ पर क्या बीती थी। कितने दिनों में मैं खुद को संभाल पाई। मम्मी पापा ने ऐसा क्यों कहा, और अगर उनकी बात सही थी तो आप अचानक यहाँ कैसे मुझे मिल गईं? मुझे सच बताइए दादी कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तब रेशमा की दादी ने उसे सच बताया कि बेटा, तेरे यहाँ से जाने के बाद तेरी माँ को तो मैं बहुत ज़्यादा खलने लगी थी। वह तो शुरू से ही मेरा घर में रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह तो तेरे कारण मजबूर थी। वे दोनों ही, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करती थीं, इसीलिए वे दोनों ही कुछ नहीं कह सकते थे। और जब से तू चली गई, उन दोनों को तो मौका मिल गया और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। किसी न किसी बात पर मुझे सुनाते रहते, यहाँ तक कि मेरे खाने को भी कोसने लगे थे। लेकिन फिर भी मैं बेशर्मों की तरह उस घर में पड़ी रही, केवल तेरे प्यार की खातिर। बस यह सोचकर मैं उस घर में पड़ी रही कि मेरी पोती जब पढ़ाई करके वापस लौटेगी और मैं उसे घर में नहीं देखूंगी तो उस पर क्या बीतेगी। यही सोचकर मैं वहाँ पड़ी रही। लेकिन तभी अचानक खबर फैली कि कोई कोरोना नाम की बीमारी पूरे देश में फैल रही है। एक दिन के लिए पूरा देश बंद कर दिया गया और बेटे ने भी एक दिन की छुट्टी कर ली। सभी लोग घर पर ही थे। लेकिन अगले दिन पता चला कि वह लॉकडाउन और बढ़ गया है और अब वह लॉकडाउन बढ़ता ही रहा। एक दिन से 2 दिन,
2 दिन से 2 हफ्ते और फिर महीना। तब तक यही सब चलता रहा तो घर में एक एक पैसे की बहुत किल्लत आने लगी थी। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों की भी। वह तो सरकार के द्वारा खाने पीने की चीज़ें वितरित कराई जा रही थी कि तभी एक तेरी माँ और एक तेरे पापा दोनों ही मुझसे कहने लगे कि मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं घर में क्यों पड़ी हूँ? एक तो लोगों के पास अपने खाने के पैसे नहीं थे, ऐसे में मेरा खर्चा और झेलना पड़ रहा था उन्हें। लेकिन फिर भी मैं घर से नहीं गई और एक रात तेरे पापा और मम्मी ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि चाहे जहाँ भी जाना है जाओ, जियो या मरो, लेकिन हमें हमारे घर पर तुम वापस नहीं चाहिए। हमारे घर लौटकर वापस मत आना। हमारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा पेट क्या खाक भरेंगे? अपने खाने पीने का इंतज़ाम तुम खुद करो, चाहे जैसे भी हो खुद देखो। उस दिन जो मैं घर से निकली तो उसके बाद वापस कभी नहीं लौटी। तब से बस ऐसे ही किसी के यहाँ झाड़ू बर्तन कर लेती हूँ, किसी के कपड़े धुल देती हूँ। ऐसे ही मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। अपनी दादी की यह सब बात सुनकर रेशमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे गुस्सा भी आया कि उसके माँ बाप ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। पहले तो रेशमा अपने माँ बाप पर बहुत नाराज़ हुई। फिर अपनी दादी से बोली कि दादी, फिर आप रह कहाँ रही हैं? तब उसकी दादी ने रेशमा का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर जाने लगी जहाँ वह इन दिनों रह रही थी। चलते चलते रेशमा सड़क के किनारे बनी बहुत सारी झुग्गियों के बीच पहुँच गई। वहीं पर एक छोटी सी झुग्गी में उसकी दादी रह रही थी, जहाँ आज तक रेशमा या उसके परिवार का कोई सदस्य भी नहीं आया था। आज उस जगह पर उसकी दादी को रहना पड़ रहा था। करोड़ों की मालकिन आज इस तरह इस जगह में रह रही थी, दूसरों के यहाँ झाड़ू बर्तन करके अपना पेट भर रही थी। यह सब देखकर रेशमा को बहुत गुस्सा आया और सच ही तो था, अभी तक जो भी था सब रेशमा की दादी का था। गांव में उसकी ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी इतना सब था, तो उसकी दादी करोड़ों की मालकिन ही तो थी, बस औलाद के प्यार में मजबूर थीं और इसीलिए वह अपना घर छोड़कर चली भी आईं। अब रेशमा ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा कि दादी माँ, आप मेरे साथ चलिए। अब तक आपने जो भी सहा है, अब मैं आपको वह सब नहीं सहने दूंगी। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर रेशमा ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वह सीधा अपने घर जा पहुँची। जब रेशमा अपने घर के दरवाजे पर पहुँची तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटा, आज क्या हुआ? आज बड़ी जल्दी आ गई तू। रेशमा ने कहा, क्या करूँ माँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि आज मुझे कोई मिल गया और मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई। यह सुनकर उसकी माँ रोमा को थोड़ा अजीब लगा और बोली, कोई मिल गया था? मतलब कौन मिल गया बेटा? मुझे तो समझ नहीं आता कि तू क्या कह रही है। चल आजा, अंदर आकर हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले। तभी रेशमा ने अपनी दादी को बुलाया और जैसे ही उसकी दादी दरवाजे पर आईं तो उन्हें देखकर रोमा के हाथ से खाने की प्लेट ही छूटकर गिर गई और वह चौंकते हुए अपनी सास को देखने लगी। और जैसे ही वह हड़बड़ाने लगी तो रेशमा ने अपनी माँ से कहा, क्यों, क्या हुआ माँ? अपने झूठ को अपने सामने आता हुआ देखकर आपकी इतनी बुरी हालत हो गई। ज़रा पापा को भी बुला दीजिए, वह भी देख लें कि उन्होंने अपनी जिस माँ को धक्के मारकर इस घर से बाहर कर दिया था, आज उनकी वही माँ इस घर में वापस आ गई है। रोमा ने हड़बड़ाते हुए अपने पति को आवाज़ लगाई
और राजवीर अपने कमरे से बाहर निकल आया। अपनी माँ को अपने सामने देखकर राजवीर भी बहुत चक्का रह गया। तो रेशमा ने अपने पिता को भी दुनिया भर की बातें सुनाई और कहा कि आप जिन पैसों पर आज ऐश मौज कर रहे हैं ना, वह सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। अगर इन्होंने आपको ऐसे ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया होता ना, तो आपके पास अपने पैसे धेले और भविष्य के लिए कुछ नहीं होता। इन्होंने अगर अपने पास अपने पैसे धेले को अपने भविष्य के लिए बचा कर रखा होता तो आपको सब पता चल जाता, और फिर आपने इन्हें यहाँ से इसीलिए भगा दिया ना, क्योंकि यह प्रॉपर्टी, यह घर इनका नहीं है। तो ठीक है, आज के बाद यह कभी नहीं आएंगी यहाँ, लेकिन जो इनका है उस पर हक जताने के लिए आप भी मत जाइएगा। आज के बाद ना तो दादी यहाँ कदम रखेंगी और ना ही मैं अपनी दादी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और वैसे भी यह किसी की दो रोटियों के लिए मोहताज नहीं है, वह खुद करोड़ों की मालकिन है। गांव में जितनी खेती बाड़ी है ना पापा उनकी, उसकी कीमत करोड़ों में है, और उस जमीन जायदाद की इतनी कीमत होने के बावजूद उस सब की मालकिन को सड़कों पर भटकना पड़े, दो दो रोटी के लिए दूसरों के बर्तन मांजने पड़े। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी पापा। और फिर जब मैं अपने घर में हो रहे अन्याय को नहीं रोक सकती तो मैं किसी और की मदद क्या खाक करूंगी। इसीलिए आप अपनी इस धर्मशाला को रखे रखिए। मैं आप दोनों को बस इतना ही बताने आई थी कि मैं आज और अभी दादी को लेकर गांव जा रही हूँ, और आज के बाद आप दोनों वहाँ कदम रखने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही हम लोग आपके घर कभी भी आएंगे। इतना कहकर गुस्से में तमतमाती हुई रेशमा अपनी दादी का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गई। उसके माँ बाप ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और चली गई। रेशमा अपनी दादी के साथ अब गांव में रह रही थी। गांव में रहकर उसे थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा था। उसकी परेशानी को देखते हुए उसकी दादी ने यह फैसला लिया कि वह अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच देंगी और शहर में ही एक घर ले लेंगी, जिससे रेशमा आराम से रह सकती है। और गांव में काम करने की भी समस्या थी, क्योंकि रेशमा को सुबह सुबह उठकर जाना होता था और वह उसकी दादी को काम करने नहीं देती थी। और उसकी दादी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रेशमा अपनी पढ़ाई और डॉक्टरी के अलावा और कोई काम करे। और फिर गांव से शहर तक का सफ़र तय करने में उसे मुश्किल भी होती थी। रोज़ इतनी दूर आना जाना, और रात को आते समय भी वह लेट हो जाती थी। इसीलिए उसकी दादी ने निश्चित कर दिया कि वह थोड़ी सी ज़मीन बेचकर शहर में ही घर खरीदेंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब गांव की ज़मीन और घर को देखने के लिए बीच बीच में वे दोनों आते जाते रहते, लेकिन अब उन्होंने शहर में ही अपने लिए घर खरीद लिया था, जो कि अस्पताल के पास ही था। तो रेशमा को और उसकी दादी को किसी को भी परेशानी नहीं थी, और वह घर एक अच्छी खासी सोसाइटी में था, जहां काम करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। तो रेशमा की दादी को या रेशमा को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दोनों दादी पोती एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे कि तभी एक दिन रेशमा, जो अपने हॉस्पिटल से घर लौट रही थी, तब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। उन लोगों ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेशमा नहीं मानी और उन्हें यूं ही छोड़कर चल दी। तब उन दोनों ने जाने कहां कहां से उनके नए घर का पता निकाला, और एक दिन रेशमा से भी पहले अपनी माँ के पास जा पहुँचे, और जाकर आखिरकार उन्होंने अपनी माँ को मना ही लिया। उन्होंने अपनी माँ के पैरों में नाक रगड़ी और उनसे माफ़ी मांगी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे और माफ़ी की भीख मांगते रहे कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। अपनी बच्ची के खुद से दूर होने पर हमें इस बात का एहसास हुआ है
कि अपने बच्चों को खो देने का दुख क्या होता है। जब आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएं तो कैसा महसूस होता है। हमारे पास तो सब कुछ है माँ, हमारे पास घर है, पैसा, गाड़ी, कपड़े, छत, रोटी सब कुछ है, लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं था और हमने आपको यूं ही छोड़ दिया। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। जीवन में कभी भी हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुँचे। हमें आपकी ज़मीन जायदाद से कोई लोभ लालच नहीं है माँ। बस आप रेशमा के साथ घर चलिए। आप चाहें तो सारी ज़मीन जायदाद गरीबों को दान दे सकती हैं और रेशमा जो करना चाह रही है वह कर सकती है। बस आप हमारे साथ चलिए। यह सब बातें सुनकर रेशमा की दादी को भी लगा कि शायद वे लोग सच कह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। अब रेशमा जब तक घर पहुंची तब तक राजवीर और उसकी पत्नी रोमा अपनी माँ को मना चुके थे। रेशमा तो उन दोनों को देखकर बहुत नाराज़ हुई, लेकिन फिर अपनी दादी के कहने पर वह मान गई और वे लोग वापस अपने घर चले गए। अब रेशमा की माँ रोमा अपनी सास का पूरा पूरा ख्याल रखती और उसका पिता राजवीर भी अपनी माँ विमला जी की बहुत सेवा करता। जितना भी समय उन्हें मिलता जाता उनके पास वह बैठता, उनसे बातें करता और बस अपने बच्चों के पास उनका साथ पाकर अब विमला जी भी बहुत ज़्यादा खुश थीं और आखिरकार अंत में सब भला हुआ और वह सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो दी गई मेल ID पर हमें लिख भेजिए ताकि हम उस कहानी को दुनिया को बता सकें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।